सुनो, देखो हुआ क्या, बंगाल विभाजन हो गया 1905 में। फिर इसके बाद में 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन की बात भाई स्वीकार कर लिया गया। गरम दल नरम दल वालों में बात बनी रही, वहां पे थोड़ी बहुत हल्का फुल्का मनमुटाव हुआ। सुनना, 1907 में फिर कलकत्ता अधिवेशन सूरत में अधिवेशन हुआ, और जहाँ पे उदारवादियों की चल गई, उग्रवादी बेचारे एकदम कुछ से गए। और परिणाम ये हुआ कि जो उदारवादी चाह रहे थे वही हो गया। उग्रवादियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया 7 साल के लान। ठीक, यहाँ तक कहानी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब वो जो लोग बाहर चले गए, जिन लोगों को बाहर कर दिया, अब भी बैठेंगे तो है ना, कौन, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र, है ना, लाल बाल पाल, सभी लोग, ये जितने भी गरम दल के लोग थे। तो इन लोगों ने फिर अपने स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। बतरा मत ही सुन ले। अब ये लोग क्या क्या थे, उग्रवादी लोग थे, ये गरम दल के लोग थे। तो इनका जो मानना था वो मारना काटना कूटना, अंग्रेजों में कनपट्टी में दे देना, ये ऐसा ये सोच रहे थे। और इन्हीं के अनुयायी भारत में क्रांतिकारी लोग बनते हैं। अब ये क्रांति 3 जगह होती है भारत में। एक तो होती है महाराष्ट्र एरिया में, जहाँ नेतृत्व कौन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और एक होती है पंजाब वाले क्षेत्र में, तो वहाँ कौन करते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय करते हैं वहाँ पर। और एक होती है बंगाल में, तो विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये वगैरह, ये पाल घोष, ये सब कहाँ के थे, बंगाल के थे। तो ये इस तरीके से। अच्छा, और भी पूरे क्षेत्र में। पहले तो ये क्रांति घटनाएं हैं क्या, तो पहले तो देखो क्रांति का, पूरा क्रांति का जो आंदोलन है उसे हम 2 हिस्सों में बांट के पढ़ेंगे। 2 हिस्सों में कैसे पढ़ेंगे, पहला तो ये जो बंगाल का विभाजन हो गया, तो यहाँ पर जो है क्रांति शुरू होती सन है कितना है अपना, 1907 के बाद की बात है। 1907 के बाद छोटे छोटे कार्यक्रम तो पहले से चले आ रहे थे, 1800 से, है ना। छोटे छोटे कार्यक्रम तो पहले से चले आ रहे थे, लेकिन जैसे मतलब सीधी सी बात है कि वो कुट्टा पिट्टी तो कर रहे थे वो लोग, पर वो इतना खुल के नहीं करते थे, क्योंकि ये जिनके जो लीडर थे वो कांग्रेस में शामिल थे। पर जैसे ही 1907 में कांग्रेस से वो अलग हुए, तो अब वे खुले साड़ हो गए। बस मेरे तो खूब जोर से कुट्टा पिट्टे होने लगे। कब नो चले जी, 1915 नो, 1915, 1915, 16, 17, 15 में गांधी जी आ गए। 15 में को आ गए गांधी जी, तो 15 में गांधी जी आ गए। 17 में 1917 में चंपारण वालों सत्याग्रह हुआ। बता रहा है मत ही सुन ले। 17 में चंपारण वालों सत्याग्रह हुआ। 1917 में एक बड़ो कांड होगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में 1919 में क्या हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। अच्छा, बात से पहले हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भाव का है, तो पहले सुन सुन लेना। देखिए एक रूपरेखा मोटी मोटी दिमाग में जम जाए कि 1919 आते आते ये मतलब ये आतंकवादी, ये क्रांतिकारी घटना है ना, ये भयंकर घट रही थी बहुत जोर से। कोई भी बम ले फेंक रहे थे आदमी, चाहे तो बम फेंक ही रहे थे, लठ ले बम ले झांगरे मिले तक कूट रहे थे। तो हुआ क्या कि अंग्रेज बड़े परेशान हो गए, उकता गए कि यार जब देखो तब बम फोड़ देते, चाहे तो आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे कांड अभी पढ़ने वाले हैं अपन। तो उनने ये सोचा कि इन पे कैसे नकेल कसी जाए, ये क्रांतिकारी ने कंट्रोल कैसे करो जाए। तो वे कानून लेके आए थे, बागो ना तो रॉलेट एक्ट 1919 में। वो कानून कैसे है, तो वो कानून जो है तो कि जे भी आदमी पे शक हो जाए अंग्रेजों ने कि जो बम फोड़ सकते है या क्रांतिकारी घटना कर सकता है, हमें हमें मार सकता है, चाहे वो आदमी बेचारा सीधो रंगरा हुए, वे कोई ये पकड़ सकते। और वह पकड़ के वह व्यक्ति ये ना तो बस जब पूछते कि तू कहाँ जा रहा है, भैया तेरी कैसी गलती है कि नहीं है, वो तो सीधे पकड़ के बाद जेल में डाल देते। ना तो वो अपील कर पाते कहूँ के कोर्ट में, ना वकील ना दलील, ना अपनी बात रख पाए, ना वकील ले, कुछ नहीं, सीधी पकड़ के जेल में डाल दो। ये था काला कानून, रॉलेट एक्ट।
और जय कानून के विरोध में पंजाब में जलियांवाला जगह वाले बाग में एक सभा चल रही थी। ए भैया मत वाह मो सुन ले यार, ये सुना रहा हूं मैं कि जो अपन वहां तक चलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड तक, वो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ। और वो रोलेक्ट एक्ट आया था इन क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने के लिए, पहला चरण चलेगा ये वहां तक। फिर गांधी जी आते हैं और 1920 में करते हैं असहयोग आंदोलन, इन सब रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सब चीजों के विरोध में। और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन था वो बहुत भयंकर वाला आंदोलन था, पूरे देश में फैल गया था, बच्चा बच्चा उससे प्रेरित था। तो जो क्रांतिकारी लोग थे ना वो एकदम अंडरग्राउंड हो गए, शांत हो गए। उन्हें बिल्कुल ये लगने लगा था कि अब तो अंग्रेज गए, इसलिए अपन गांधी जी के साथ ही हो लो, चुपचाप बिन नहीं बंदूक मंदूक लठ बम 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 धर के भी गांधी जी के संगे हो गए। पर वो 1922 में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दो। जब आंदोलन अपने चरम सीमा पे था, वो चोरा चोरी वालों कांड होगा, पुलिस वाले ने उत्साहित भीड़ ने एक थाने घेर के वहां आग लगा दी। वो गांधी जी भाई थे पूरे अहिंसावादी, उनने किसी मार कूट नहीं होगी, बिल्कुल चुपचाप बैठो, कोई तुम्हारे गाल में जाम दे जाए उस जाम खा ले हो, लेकिन तुम मत देना किसी में। गांधी जी का ये कहना था। वो गांधी जैसे भी मरे सिपाही पाई थाने में जल गए, सो गांधी जी नहीं कर दे कि नहीं हम जो है अब मैं नहीं कर रहा हूँ लीड जा आंदोलन भैया। कहा है कि जब तुमसे पहले ही मैंने तय तवैया कर ली थी कि मैं आंदोलन तभी करूंगा जब तुम पूरी तरीके से अहिंसक रहोगे, मारा कूटी नहीं करना, चुपचाप बैठ के आंदोलन करना। अब गांधी जी ने इतने बड़े आंदोलन एकदम एक मिनट में ही जो है बंद कर दिया। तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे जिन्हें आशा जगह आई थी, ये फिर से पैदा होते हैं 1924 से। फिर उसी क्रम में आएंगे वो बाद वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, 1928 तक चलता है पूरा कार्यक्रम पर। तो दो चरण है, एक चरण तो है 1919 से पहले वाला और एक चरण है 1924 से बाद वाला। सही में आ गई मैं क्या कह रहा हूँ, क्रांतिकारी घटनाओं को अपन दो चरण में पढ़ेंगे, समझ गए। ये पहला चरण का शुरू हो रहा है बंगाल के विभाजन के बाद कांग्रेस के विघटन से, ठीक है। सही में आ गई कि नहीं दिमाग में, क्या बैठा होगा दिमाग में एक बहुत। देखो तो अब ये क्रांतिकारी लोग क्या चाह रहे थे, हुआ क्या कि भारत क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण, ये पहला चरण है क्रांतिकारी आंदोलन। दूसरा चरण अपन बाद में देखेंगे ना, समझ गए पहला चरण दूसरा चरण। क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत के दिलों में दहशत फैलाकर उन्हें भारत से भगाने की योजना के तहत आयरिश आतंकवादियों तथा रूसी निहिलिस्टों के सिद्धांत पर चलने का निश्चय किया। भैया जैसे कि रूस में जो निहिलिस्ट हैं या जो आयरलैंड में आतंकवादी हैं, सरकार ये बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान कर डालो, जहां मिले ता मारो, जिससे अंग्रेजों के मन में दहशत फैल जाए कि गोरे जहां दिखाए वहीं कोटे, वो भाग जाए यहां से, इस तरीके से सोच रहे थे। इस समय क्रांतिकारी उग्रवाद के प्रमुख केंद्र कहाँ कहाँ थे, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र, तीन ही थे क्योंकि तीन जगह के नेता थे। बंगाल में बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। सक्रिय क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय विनय नहीं बल्कि युत्सा, हाथ माथ नहीं जोड़ने, अनुनय विनय नहीं करने, क्या करना है, युत्सा मतलब युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, लड़ने के लिए, युद्ध का उत्साह। युत्सा का मतलब क्या होता है, युद्ध के लिए उत्सुक, ठीक है, के नारे को अपना आदर्श वाक्य बनाया। क्रांतिकारियों को आयरलैंड, फ्रांसीसी क्रांति, इटली के पुनर्जागरण आंदोलन, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम तथा सोवियत संघ के समाजवादी क्रांति से क्या मिली, प्रेरणा मिली। तो दुनिया भर में क्रांति चल रही थी। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1918-97 महाराष्ट्र से मानी जाती। मैंने बताया था आपको, वासुदेव बलवंत फड़के पहले व्यक्ति थे महाराष्ट्र के जिन्होंने एक राजनीतिक हत्या अंग्रेजों को मारा था। तो याद रख लेना, भारतीय क्रांति के जनक माने जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया था, क्योंकि वो मजबूरी थी। दादा भाई नौरोजी खुद नहीं चाह रहे थे कछु, दादा भाई नौरोजी तो कोई थे, नरम दल वाले थे, लेकिन ये गरम दल वालों के दबाव में आके
इनने स्वदेशी आंदोलन को, बहिष्कार को स्वीकार कर लिया था। बात समझ में आ रही है? कौन ने? क्योंकि अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने करी थी। 1906 के अध्यक्ष हुए थे। 1905 के बाद से पहले गोखले जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1907 में आ गए अपने घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष। हालांकि ये तीन ही लीडर जो हैंगे, चाहे तुम घोषे देख लो, चाहे तुम दादा भाई नौरोजी देख लो, या उससे पहले गोखले, ये सभी लीडर कौन है? नरम दल वाले लीडर हैं। लेकिन इन्होंने फिर भी स्वदेशी या बहिष्कार को स्वीकार किया, क्योंकि ये सोच रहे थे कि चलो तालमेल बन जाए जैसे भी करके। पर 1907 में आते आते वो नहीं बन पाया, विखंडन हो गया कांग्रेस में, कांग्रेस का बंटवारा हो गया। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के मुद्दे को लेकर उग्रवाद और उदारवाद में मतभेद उभरे, क्योंकि उग्रवादी लोग चाह रहे थे कि पूरे भारत में फैले और उदारवादी चाह रहे थे केवल बंगाल में चले। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया, बट गए कांग्रेस, गरम दल नरम दल अलग अलग हुए। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत भद्रलोक समाज ने की। किसने की? अब अंडरलाइन करो ये नोट्स में देख के, आप मिल गया। बंगाल में क्रांति की शुरुआत किसने करी? भद्रलोक समाज ने करी। श्री पी मिश्रा और बरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र दास के सहयोग से 1902 में मिदानपुर अनुशीलन समिति गठन किया गया। ये कहां पर हो गई? बंगाल में। मिदानपुर अनुशीलन समिति गठन कौन ने किया है भैया? श्री पी मिश्रा, बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र दत्त। मिदानपुर अनुशीलन समिति, इस पर लिखो मोस्ट। मिदानपुर अनुशीलन समिति क्रांतिकारी संगठन है, कौन ने बनाया है? पी मिश्रा, बरिंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त, ठीक है। 1902 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। इस पर लिखना वेरी मोस्ट, वेरी मोस्ट है भैया। ये भवानी मंदिर के लेखक कौन है? बरिंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर एक पुस्तक है, एक क्रांतिकारी विचारों की किताब, जिसके लेखक कौन है? बरिंद्र कुमार घोष, ठीक है। जिसके बाद बरिंद्र कुमार घोष कौन है? भवानी मंदिर के लेखक हैं। और भवानी मंदिर एक क्रांतिकारी विचारों की पुस्तक है, ठीक है। ये प्रश्न 1000 बार बन चुका है कि भवानी मंदिर किसने लिखी है, तो आपको पता होना चाहिए बरिंद्र कुमार घोष ने। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं का नेतृत्व किया। बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता है किसे? बिपिन चंद्र पाल को। मैं पहले बता चुका हूं, लाला लाजपत राय पंजाब, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र और बिपिन चंद्र पाल बंगाल। तो प्रश्न बन जाएगा, बताइए बंगाल में तिलक का सेनापति कौन है? बिपिन चंद्र पाल। भवानी मंदिर किसने लिखी है? बरिंद्र घोष ने। मिदानपुर अनुशीलन समिति के पी मिश्रा, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ठीक है। चलिए, अभी आपके नोट्स में नहीं होगा, अलग से है, तो जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले वो लिख लेना भैया ना। कुछ मुझे लगा कि एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए हुआ क्या, देखिए वैसे तो बंगाल में क्रांतिकारी घटनाओं का आरंभ बंगाल विभाजन 1905 के बाद से माना जाता। हम पहले बंगाल को देख लेते हैं। बंगाल में आरंभ कब से हो गया था? 1905 से ही हो गया था बंगाल में, कायम है बंगाल। लेकिन इस घटना के पूर्व भी वहां कुछ क्रांतिकारी संगठन अस्तित्व में आ चुके थे। जैसे कि 1902 में अपने देख रहा था ये मैदान, है ना। 1902 में बंगाल में क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मैदानपुर में, है ना, मैदानपुर में अनुशीलन समिति। अभी पढ़ा था मैंने, बरिंद्र कुमार घोष, पी मिश्रा, सतीश चंद्र बसु द्वारा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र घोष द्वारा की गई थी। अनुशीलन समिति के अलावा बंगाल में सहृदय समिति, साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति, बारिशल अभी पढ़ी थे मैंने, व्रती समिति, ये सब क्या थे? ये सभी क्रांतिकारी संगठन थे जो बंगाल में पहले से ही बन चुके थे। समझ रहे हो? बंगाल का विभाजन तो एक आग में घी डालने वाला काम था, बाकी तो लोग पहले से गुस्से में तो थे ही, क्योंकि वहां तो पहले से चला रहा था। और इन्हीं सभी आंदोलनों को दबाने के लिए ही तो बंगाल का विभाजन किया गया है। कि वहां पर मैं कह रहा था आपसे ना कि बंगाल में बहुत ज्यादा विभाजन, वो आंदोलन चल रहे थे। तो अनुशीलन समिति वेरी मोस्ट भैया। बाकी ये समिति वैसे पढ़ लेना आप, इतनी सहृदय समिति, साधना समिति कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अनुशीलन समिति से प्रश्न बनता है क्योंकि ये मेन है। बंगाल विभाजन के उपरांत अनेक क्रांतिकारी समाचार पत्रों का बंगाल से प्रकाशन शुरू हो गया।
क्रांतिकारी पत्र अखबार छपने लगे। इनमें प्रमुख थे ब्रह्म बांधव उपाध्याय द्वारा प्रकाशित संध्या। अखबार का नाम क्या है? संध्या। ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने इसको छापा था। वरेंद्र कुमार घोष द्वारा संपादित कौन सा अखबार? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम अखबार कौन छापा था? अरविंद घोष। अरविंद घोष। भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा संपादित युगांतर। तो संध्या, वंदे मातरम और युगांतर, ये एक पेपर हैं जो क्रांतिकारी विचारों को फैला रहे थे बंगाल में। संध्या को प्रकाशित किया था ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने। वंदे मातरम के संपादक थे अरविंद कुमार घोष और युगांतर के संपादक थे भूपेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, सुन लिया। अब ये इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके नोट्स में नहीं दिए हैं, ये अलग से दिए हैं, आपको लिख लेना। हालांकि ये सारणी मारणी में चार्ट में अखबार पत्र आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये पॉइंट के तौर पे क्रम से नोट्स में नहीं है, ये पीपीटी में अलग से लिखा है मैंने, तो ये अलग से आप नोट कर लेना। ठीक है, ये वापस नोट्स में है। देखिए क्या है फिर 1908 में हेमचंद्र कानून को, 1908 की बात करें तो हेमचंद्र कानून को द्वारा मणिकतला में बम बनाने का कारखाना खोला गया। सब अब बंगाल की बात चल रही है भाई, अब बंगाल में यहीं अपन। 1908 में हेमचंद्र कानूनगो ने मणिकतला में एक क्या खोला? बम बनाने का कारखाना। पुलिस के द्वारा इस कारखाने पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर अलीपुर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला। तो अलीपुर षड्यंत्र के अपराधी मेन व्यक्ति कौन थे? हेमचंद्र कानूनगो। इसे अलीपुर षड्यंत्र कांड के नाम से भी जाना जाता है। बम बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा गया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का नाम आपने सुना होगा। सबसे छोटा व्यक्ति 15 साल की उम्र में जिसे फांसी की सजा दी गई थी। भारतीय क्रांति में सबसे कम उम्र का व्यक्ति जिसे फांसी की सजा दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने प्लान किया कि अपन एक काम करते हैं, जो वो था किंग्सफोर्ड नाम का व्यक्ति था, इसकी अपन बग्गी निकलेगी यहाँ से, उस पर अपन बम फेंक देंगे। क्या करेंगे? बम फेंक। ये दुख का बैठ के बम लेके सब बंगाल के कांड चल रहे हैं। और वो जो है वो किंग्सफोर्ड की गाड़ी इतना निकली, कोई दूसरी महिला है थी, एक बग्गी दूसरी पर निकली वहाँ। शायद तुमने एक कहानी सुनी भी होगी, सुनिए कि नहीं सुनी? तो वो क्या है, छुप के बैठ गए, वो बग्गी निकली तो उनने बम फेंक दिया। उनने यही जाना कि किंग्सफोर्ड बैठा होगा, वो उसमें कोई दूसरी महिला बैठी थी, तो महिला ने पट गई। तो बाद में प्रफुल्ल चाकी तो भाग गए, इसने आत्महत्या कर ली और इनको पकड़ के क्या कर दिया गया? फांसी लटका दिया गया। तो किंग्सफोर्ड को मारने के लिए मुजफ्फरपुर में उस पर बम फेंका। असफलता के पश्चात प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई, मात्र 15 वर्ष की उम्र में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे कम उम्र 15 साल का बच्चा है, सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी शहीद जिसे फांसी दी गई। इन्हें मारने जा रहे थे किंग्सफोर्ड, लेकिन 2 रूसी महिलाएं थी, वे जा रही थी वहां बग्गी में, बग्गी उनके पीछे हो रही, आगे पीछे हो गई हुई बग्गी, जाके बग्गी बाद में आई किंग्सफोर्ड की, बन की बग्गी पहले निकल गई। बग्गी मतलब उसमें अंदर बैठते हैं कबर्ड हो के, उसमें दिखता नहीं बाहर से कौन है। तो उनने उस पर फिल्मों में देखा होगा आपने, तो बम फेंका, वो मर गई बेचारी महिलाएं। तो इनको पकड़ा गया। ये बाद में प्रफुल्ल चाकी ने बड़ा हुआ समझदार था, उन्होंने कहा अब तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, तो उन्होंने खुद अपने आप गोली मार ली और खुदीराम बोस को पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये खुदीराम बोस बंगाल के थे और इन्हें 1908 में फांसी दी गई थी और सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें फांसी दी गई। बंगाल के एक अन्य क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के समय, कलकत्ता से जब दिल्ली राजधानी बनाई गई थी 1911 में घोषणा की गई थी और 12 में राजधानी ट्रांसफर हुई थी, समय लॉर्ड हॉर्डिंग पर फेंके गए बम की योजना रास बिहारी घोष ने बनाई थी। 22 दिसंबर 1912 को गिरफ्तारी से बचने के लिए बोस कहाँ चले गए? जापान। और ये वही रास बिहारी बोस हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर के आजाद हिंद फौज का गठन किया।
बाद में ये सुभाष चंद्र बोस के साथ रहेंगे। जब सुभाष चंद्र बोस आ जाएंगे ना, तो ये सुभाष चंद्र बोस के साथ रहेंगे और पूरी जापान की सेना को जो ब्रिटेन की जो पराजित सेना थी, भारतीय लोग जिसमें थे, भारत में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा तब बनेगा क्या, आजाद हिंद फौज। अभी नहीं बनेगा। लड़ाई किस किस की होगी, इंग्लैंड की, जापान की, सेकंड वर्ल्ड वार होगा। तो उसमें क्या था कि जो भारत की सेना थी उसमें कौन लोग थे, उसमें भारतीय लोग थे, पर भारत तो कोई देश था नहीं, हम पे कैसा कब्जा था, इंग्लैंड वालों का। तो जो भी जब जहां जहां जापान के लोगों ने ब्रिटिश को हराया, कौन को हराया, इंग्लैंड को हराया, तो इंग्लैंड की सेना में भारतीय सेना थी, बहुत से लोग भारतीय सैनिक थे। उन भारतीय सैनिकों को जापान ने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया और उन्हीं सैनिकों से बनाया था उन्होंने क्या, आजाद हिंद फौज। इसमें रास बिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, इन लोगों का योगदान रहा। गिरफ्तार किए गए लोगों पर अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, दिल्ली षड्यंत्र का केस लगा। अब दिल्ली षड्यंत्र क्या है कि जब दिल्ली राजधानी बदली जा रही थी तब लॉर्ड हॉर्डिंग, जो उस समय क्या था, हमारा वायसराय था, उसको मारने का प्लान था, उसे कहते हैं दिल्ली षड्यंत्र। और इसमें मुख्य अपराधी कौन थे, रास बिहारी बोस, जो भाग गए। लेकिन पकड़े कौन गए, गिरफ्तार भय कौन कौन, अवध बिहारी, अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, इन लोगों को पकड़ लिया गया और ये जापान भाग गए। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये क्रांतिकारी घटना है। ढाका में अनुशीलन समिति की सर्वाधिक शाखाएं थीं। मैदानपुर अनुशीलन समिति बनाई गई थी, पढ़ लिया था अपन ने पहले अच्छे से। बंगाल में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के दमन हेतु सरकार ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अधिनियम 1908 का सहारा लेकर आतंकवाद को कुचलने का प्रयास किया। कि कोई भी व्यक्ति विस्फोटक बम ले फैल रहे थे, चाहे फेंक रहे थे, तो बम कोई नहीं रखेगा, इसलिए कल एक कानून लिया है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। और ये अखबार बारे क्रांति, युगांतर, संध्या लिख रहे हैं लगो लट्ठे एक तन से अंग्रेजों में, अखबारों में हर दिन छाप रहे हैं। तो उन्हें अखबारों पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया, और हथियारों पर भी क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ब्रह्म बंदोपाध्याय, जिन्होंने सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहकर संबोधित किया था, रामकृष्ण मठ के स्वामी जी बन गए। रामकृष्ण मठ के स्वामी बन गए कौन, ब्रह्म बंदोपाध्याय, जिन्होंने संध्या नामक अखबार छापा था। और हालांकि गुरुदेव कौन, किसने कहा है, महात्मा गांधी ने, लेकिन सबसे पहले संबोधित उन्होंने किया होगा, लेकिन आप याद रख लेना गुरुदेव किसने कहा है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, ये हमारी बंगाली क्रांतिकारी घटना हो गई। अब हम पंजाब की क्रांतिकारी घटनाएं और महाराष्ट्र की क्रांतिकारी घटनाएं, दिल्ली दरबार, सब ये कल पढ़ेंगे।